वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। किसी भी देश का विकास उत्थान और सांस्कृतिक चेतना उसकी शिक्षा नीति पर निर्भर करती है। इसलिए मैकाले ने ऐसी शिक्षा नीति भारत के लिए तय की थी जो कि इसको हर तरह से कमजोर करे। अब नया भारत शिक्षा को रोजगार से तो जोड़कर देखा जा रहा है, साथ ही ये शिक्षा देश आत्मविश्वास बनाने के लिए और ज्यादा अपेक्षित है। आखिर किस तरह सार्थक हो हमारे देश की नई शिक्षा का ढांचा, क्योंकि बहुत सारे प्रयास भी किए जाते हैं और इसको लेकर कल्पनाएं भी बहुत सारी की जाती हैं, लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे बदलाव हैं जो किए जाने बाकी हैं। चाहे स्कूलों की बात कर लें या फिर कॉलेज की बात कर लें या फिर सरकारी स्कूलों की बात कर लें, बहुत सारे बदलाव अभी देश में बाकी हैं। देश में नई शिक्षा नीति की बात तो कही जाती है, नॉर्वे करता है शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च। कई आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। सरकारी स्कूलों पर अभी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वर्चुअल शिक्षा की अगर बात करें तो उस पर कितना फोकस किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस समय प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह गौरव, डीन CCSU, ये हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रोफेसर योगेश कुमार, सदस्य ग्राम पाठशाला के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत योगेश कुमार जी आप ही से करूंगी, और शुरुआत में सरकारी स्कूलों से करूंगी, क्योंकि जब शिक्षा की बात आती है तो सबसे पहले उन बच्चों पर ध्यान दिया जाता है जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर हम उन स्कूलों की बात करें तो उनको बदलने की बात तो बहुत की जाती है, प्रयास भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन आज की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत कुछ उनके लिए करना बाकी है। जी, आपका रिएक्शन। यस मैम, जैसे कि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, ये हरियाणा, ये गवर्नमेंट्स की बेसिक एजुकेशन को लेकर के ये एक स्कीम है जिसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक स्कूल्स में दी जाती है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जो रियल में स्टूडेंट्स एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भाग रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि जो सरकारें हैं वो एग्जैक्ट और जिस लेवल की एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का नहीं है एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स का। और गवर्नमेंट स्कूल्स में इवन फैकल्टी और टीचर्स हैं जो वो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन एक मेन रीज़न ये भी है कि एक डिसिप्लिन्ड और उस तरह का बिहेवियर गवर्नमेंट स्कूल्स में, एनवायरनमेंट मैं कह सके तो एनवायरनमेंट इस तरह का डेवलप नहीं है जैसा कि प्राइवेट स्कूलों में है। और इसलिए डे बाई डे ये होता जा रहा है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो मेन मोटो था गवर्नमेंट का और पिछली सरकारों का या जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उनका सभी का, कि गवर्नमेंट्स में स्टूडेंट्स पढ़ें और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं गवर्नमेंट्स में एज कम्पेयर टू प्राइवेट्स, और फीस भी बहुत कम है। लेकिन वो जो मुद्दा है वो हल होता नहीं दिखाई दे रहा है आज के समय। चलिए, अगला सवाल योगेश जी मेरा आपसे ये होगा कि क्योंकि कहा जा रहा है कि चौथी औद्योगिक क्रांति दस्तक दे रही है, तब हमारी शिक्षा का जो ढांचा है वो किस तरह बदलना चाहिए आपके मुताबिक? यस मैम, इसके अकॉर्डिंग एक पॉलिसी रिफ्रेम होनी चाहिए। वैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमें इसमें उम्मीद है, अभी काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है और कई स्टेट्स में भी इम्प्लीमेंट्स होनी बाकी है। तो हमें उम्मीद है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी या आई है, इसमें काफ़ी सारा चेंजेस होगा और मॉडर्न जो एजुकेशन है स्टूडेंट्स को उसमें काफ़ी चेंजेस मिलेंगे। और अगर हम स्ट्रक्चर और ढांचे की बात करें तो इसमें एक बहुत कॉमन सी बातें चलती रहती हैं कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में वो पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि उनकी स्कूली एजुकेशन है वो कम। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद भी फोकस करेंगे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रियली में ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के
और हायर जो पोस्ट पर सभी लोग बैठे हैं, सभी के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और ये एक स्ट्रक्चरली चेंज गवर्नमेंट इस तरह की कोई पॉलिसी बनाए या इस पे डिबेट होनी चाहिए, लंबा इशू है वैसे ये, जी कि जो भी जी। एम्प्लॉइज के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने चाहिए। वर्चुअल शिक्षा की बात योगेश जी करेंगे। वर्चुअल शिक्षा आपके हिसाब से कहाँ तक उपयोगी है, और अगर इसमें सुधार की जरूरत है तो कितना होना चाहिए? मैम, जहाँ तक वर्चुअल एजुकेशन की बात है, वर्चुअल एजुकेशन बहुत छोटा बच्चा वो वर्चुअल एजुकेशन उसके लिए सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 6 क्लास से बड़ा बच्चा जो वर्चुअल एजुकेशन को अडॉप्ट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग चल सकता है। जहाँ तक बात है इसमें इम्प्रूवमेंट की, वो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर है कि ये कोई इशू, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कोई इशू नहीं है। आज की डेट में बहुत सारी फैसिलिटीज इस तरह की है कि तो वर्चुअली वो आगे बढ़ सकता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे तो काफ़ी हद तक ये इम्प्लीमेंट है ही, और ठीक है। वर्चुअल एजुकेशन का को भी अडॉप्ट करने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगला सवाल मेरा जो आपसे होगा ये प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों को लेकर होगा। स्कूल में खेल को अनिवार्य जोड़ा गया है, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये प्राइवेट में भी देखने को मिलता है और सरकारी में भी देखने को मिलता है। यस, जो खेल है, खेल विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है, और खेल को जोड़ना चाहिए। मैं हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेडल जैसे हरियाणा से निकल के आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों में ही इसको प्रमोट करा जाना चाहिए, और हो भी रहा है। जिससे और अदर स्टेट्स में भी इस गवर्नमेंट स्कूलों पे भी में भी इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप योगेश जी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से जुड़ा ही एक और सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी देश विदेश में नाम रोशन करते हैं और हरियाणा को हर कोई खेलों के मामले में अब जानने भी लगा है। अगर स्कूलों की ही बात की जाए तो क्योंकि उनकी अलग से कोचिंग भी होती है, खैर आगे चलने के बाद उनके अलग से कोच होते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर स्कूल में ही उनको खेल खिलाए जाए, स्कूल में ही उनको वही ट्रेनिंग दी जाए तो किस हद तक उनको मदद मिल सकती है आगे चलकर अगर बच्चे खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो? यस मैम, ये बहुत मेजर चीज़ है कि अगर बचपन से ही छोटा 6 क्लास से ही बच्चा वॉलीबॉल, फुटबॉल और जितने भी ओलंपिक गेम्स, सारे ओलंपिक गेम्स छोटा बच्चा नहीं खेल सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस और उसी लेवल से स्कूल लेवल पे वो उसकी शुरू कर सकता है, और वो बहुत ज़रूरी भी है उसके हेल्थ के लिए भी, और आगे फ्यूचर में जो हमारे मेडल्स हैं उनकी संख्या भी श्योर बढ़ेगी। और गवर्नमेंट स्कूल्स में इवन मेरे हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में एक कम से कम डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े स्कूल जो मेन स्कूल है इनका, डीओ लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्कूल है जो मेन स्कूल है, वहाँ पर सभी खेल्स का सामान और सभी खेल्स के कोच अवेलेबल होने चाहिए कम से कम। योगेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानियाँ दिखती हैं, अभिभावकों पर कुछ चीज़ें थोपी जाती हैं, अभिभावकों की बहुत शिकायतें भी होती हैं इसको लेकर और उनको दिक्कतें भी होती हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? यस, ये रियल में आज चैलेंज भी है और बहुत बड़ा इशू भी है कि सारे स्कूल्स मनमानी कर रहे हैं, तो मनमानी अपने हिसाब से फीस बढ़ा देते हैं, और गवर्नमेंट को इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करना चाहिए कि जिसमें कि भाई आप एक मैक्सिमम लिमिट रख देनी चाहिए कि जिस स्कूल में ये फैसिलिटीज़ हैं तो उनको उनसे आप इससे ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकते हैं। गणित विज्ञान के लिए छात्रों में रुझान पैदा हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है योगेश जी? क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो कि डरते हैं या फिर पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? क्या उनके लिए बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट में बच्चों को रुचि आती है और कुछ में नहीं आती है। ये जैसे गणित और विज्ञान को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बाकी सब्जेक्ट से रेक्टिफिकेशन टाइप का सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें आप केवल रीजनिंग और बच्चे का आईक्यू लेवल डेवलप होता है मैथमेटिक्स से, और फिजिक्स भी या सॉरी साइंस भी उसी का पार्ट है, क्योंकि साइंस से जब तक आप नई नई चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करेंगे या नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे, और साइंस से इनोवेशन आता है, और अगर बच्चे का स्टार्टिंग में मैथ और साइंस में इंटरेस्ट होगा तो हमें भविष्य में अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे रिसर्चर्स तभी मिलेंगे जब हमारा मैथ और विज्ञान पर फोकस रहेगा।
योगेश जी, अगर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए और अच्छे लेवल पर उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि क्या आगे हो सकता है, कैसे वो छात्रों को पढ़ाएं, क्या उनके विषय हो सकते हैं और किन किन चीज़ों पर फोकस किया जा सकता है, कैसे खेलों पर फोकस किया जा सकता है, अगर उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी? जी, ये ऐसा भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर ही ट्रेंड नहीं होगा तो वो स्टूडेंट्स को क्या सिखाएगा। हम्म। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी, ये तो सभी पर अप्लाई होता है, कि अगर शिक्षक को उस लेवल का होना चाहिए। और जो नहीं है, गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से हर 3 ईयर और 5 ईयर्स में एक बार टीचर का इवेल्युएट करना चाहिए कि भाई आपने लास्ट 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में क्या कुछ नया सीखा है, या आप जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं आप उनके साथ में कितने फेमिलियर हो, या आप आगे स्टूडेंट्स को जो नई ज़माने के हिसाब से उनको पढ़ा सकते हैं या नहीं। क्योंकि ऐसा बहुत देखने में आया कि जो पुराने टीचर्स हैं 30 ईयर्स 20 ईयर्स जिनको जॉब करते हुए हो गया है, और आज की डेट में उनमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर और एडवांस चीज़ों का नहीं पता है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए भी, और यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस तरह का कोई ज़रूरी है ये कि शिक्षक प्रशिक्षण एक कोई अलग से इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि हर 3 ईयर और 5 ईयर्स में, जिससे कि वो टीचर ट्रेंड हो सके और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको और अच्छा कर सके। देखा गया कि कई शिक्षकों की जो गतिविधियां हैं शैक्षणिक संस्थान को राजनीति का अखाड़ा बना देती हैं, या फिर अगर बात करें तो वो कई मामलों में नेताओं की तरह बयानबाजी भी करते हैं, शैक्षिक माहौल बिगाड़ते भी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर आजकल देखने को मिलता है? इस पे तो योगेश ज़्यादा जी। हम यही कहेंगे कि टीचर्स को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, और अपना मैक्सिमम टाइम, अपना जो ड्यूटी है स्टूडेंट्स की को पढ़ाने की, और अपना वर्क पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इस समय हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जुड़ गए हैं। कंवरपाल जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कंवरपाल जी, आज शिक्षक दिवस है और देश भर में ये मनाया जा रहा है, छात्र इसको मना रहे हैं, उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, अगर छात्र भी मना रहे तो ये तो बेहद खुशी की बात है जी। और शिक्षक दिवस पे मेरी सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, और मैं समझता हूं कि देश की प्रगति में सबसे बड़ा मुख्य जो रोल है वो शिक्षक का है, जहां शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार देने का भी काम करता है जी। तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज का दिन जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे जी। उनके जन्मदिन पे इसको मनाने का जो निर्णय सरकार ने उस समय से लिया जी। और अभी तक सबके सब उस पे अमल कर रहे, तो बहुत ही अच्छा दिन है। सभी शिक्षकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंवरपाल जी, अभी शिक्षा के क्षेत्र से ही एक और सदस्य हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने सरकारी स्कूलों को लेकर कहा है कि सरकारी स्कूलों में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि सुधार किया जा रहा है, लेकिन अगर नए भारत, सशक्त भारत की बात की जाए तो बहुत ज्यादा जरूरत है सरकारी स्कूलों के सुधार की, उनको आगे बढ़ाने की। बिल्कुल सही बात है, और निश्चित तौर से सरकार बहुत बड़ा प्रयास कर रही, चाहे डिजिटल एजुकेशन की बात है उसमें भी, और चाहे दूसरे क्षेत्र में भी है। सरकार उस पर काफी बड़ा खर्च भी कर रही और सरकार का बड़ा प्रयास भी है। और जैसे सुपर एंडर जैसी स्कीम हमने जो चलाई अभी, बच्चे जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट बच्चों कह रहे, और वो गरीब बच्चे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि IIT में या MBBS में उनके एडमिशन होंगे, बड़ी अच्छी संख्या में रहे, बहुत अच्छे परिणाम वो बच्चे दे रहे। लेकिन सुधार की गुंजाइश उसके बावजूद भी रहती है, चाहे आप कितना भी कर लें उसके बावजूद भी सुधार की गुंजाइश रहती है, तो प्रयासरत है सरकार उसके लिए। कंवरपाल जी, आप हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, वहां पर खेलों की बात उसको लेकर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा से जो खिलाड़ी निकलते हैं देश में, विदेशों में नाम रोशन करते हैं, और अगर स्कूलों से उनकी जो खेल की नीति है वहां से शुरू होती है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर स्कूलों में उनको मदद मिलेगी तो, क्योंकि आगे जाके उनको कोच मिलते हैं, आगे जाके उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्कूलों में उनको किस तरह की मदद आगे मिल सकती है, क्योंकि बड़े बड़े खेलों में कुछ खेल ऐसे हैं जो कि स्कूलों में अभी नहीं दिए जाते हैं। आगे इसके लिए क्या हो सकता है, उनकी बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, इसके लिए हम काफी अच्छा कर रहे हैं खेलों के लिए, और खेलों को प्रोत्साहन हम स्कूल में भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि स्कूल में देते हैं तभी बच्चे बाहर निकलते हैं इतने अच्छे, और उसमें हमारा पूरा प्रयास है। और जितना अच्छा हम अपने बच्चों के लिए कर रहे, जैसे डाइट के बारे में भी, हर चीज के बारे में, मैं समझता हूँ इस समय शायद हम पूरे देश में नंबर 1 है इस मामले में।
कंवरपाल जी, मैं चौथी औद्योगिक क्रांति दस्तक दे रही है, हमारी शिक्षा नीति का ढांचा कैसा होना चाहिए बदलकर? नहीं, वोकेशनल एजुकेशन में हरियाणा इस टाइम देश में नंबर 1 है। हम सबसे अच्छा उसमें काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति में कहा है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो 6ठी क्लास से देनी चाहिए, तो हरियाणा में समझ लो पूरे देश में पहला ऐसा स्टेट है जिसने अभी से उसको शुरू भी कर दिया। कुछ हालांकि सारा तो नहीं किया हमने, लेकिन 50 से ज्यादा स्कूल जो है वो हमने शुरू कर दिए, जहां 6ठी से देना हमने वोकेशनल एजुकेशन देनी शुरू कर दी। तो अब उसमें पूरा प्रयासरत है और क्योंकि हमने टारगेट रखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के लिए 2030 टारगेट दिया जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि 2025 तक ही में इसको लागू करना है और उसमें प्रयासरत लगे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 तक हम इसको लागू कर देंगे। ठीक, कंवरपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश जी, अभी हरियाणा के शिक्षा मंत्री को आज सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जो कि हरियाणा के लिए लगातार किए जा रहे हैं। आपका रिएक्शन? निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही है वो ठीक है, क्योंकि रियल में ये हम देख रहे हैं कि जैसे अभी मैं उनकी बात को थोड़ी सी बड़ी कर दूं कि टेक्निकल एजुकेशन को, टेक्निकल लेवल पे भी वो अपनी एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं। रिसेंटली हरियाणा में टैब बांटे गए हैं 6ठी क्लासेस सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये सीधा वर्चुअल जो एजुकेशन है उसी का पार्ट बन जाता है और वर्चुअल एजुकेशन का पार्ट बन जाता है, तो इसलिए टैब्स और इस तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूलों में दे रही है और हमें उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की सुविधाएं और सभी जो स्कूल बचते हैं उनमें ये शिक्षा मंत्री जी और हरियाणा गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देंगी। और इसके एडिशन में मैडम मैं एक बात ग्राम पाठशाला और गांव में लाइब्रेरी की बात मैं करना चाह रहा था। जी बोलिए। जिसके उद्देश्य से एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्राम पाठशाला इस तरह का एक मिशन हिंदुस्तान में चला हुआ है जी। और जिसका उद्देश्य है कि हर गांव में लाइब्रेरी हो और टोटल 6,64,369 लाइब्रेरीज बनाने का इस मिशन का उद्देश्य है। और इस मिशन की शुरुआत 30 अगस्त 2020 को गाजियाबाद जिले के लोनी तहसील के ग्राम गनौली से हुई थी और इसकी नींव रखने वाले श्री लाल बहार जी डीएसपी दिल्ली ह्यूमन राइट्स कमीशन में हैं और उन्होंने सबसे पहले कोविड में अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाई। वो बहुत पुराना खंडर मकान था जिसको इस्टेब्लिश करके और बनाया और फिर वहाँ पर लाइब्रेरी सेटअप की और धीरे धीरे वहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ने शुरू हो गए। लाइब्रेरी फुल भर गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई ये इस मुहिम को पूरे देश में क्यों ना फैला जाए। तब ये ग्राम पाठशाला मिशन 6,64,369 लाइब्रेरीज का शुरू हुआ और अब इस सीरीज में लगभग हमारी टीम ग्राम पाठशाला 350 से अधिक गांवों में लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर चुकी है, जिनमें से 1000 से ऊपर यूथ गवर्नमेंट जॉब पा चुका है और ये लाइब्रेरीज हमारी लगभग 7-8 राज्यों में फैली हुई हैं और आगे भी हम इसको कंटिन्यू मुहिम को चला रहे हैं। गांव-गांव जाकर के जन जागरण करते हैं, लोगों को जगाते हैं कि भाई आप अपने गांव में लाइब्रेरी खोलो, युवा पढ़ेगा, देश बढ़ेगा। अब रियल में और रियल जो ग्राउंड लेवल और विलेज लेवल पे जो सिचुएशन है वो ये है कि सभी गाँव में 24 घंटे लाइट अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी और टेक्निकल सुविधाएं नहीं है। तो इस तरह की हम एक लाइब्रेरी का सेटअप देते हैं बच्चों को, जिसमें वो उसको पर्सनल सेपरेट कैबिन मिलता है जिसमें बच्चा अपना बैठ करके आराम से पढ़े 2, 4, 6 घंटे जितना भी उस पर समय है स्कूल कॉलेज के बाद और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करे और अपना फ्यूचर संभाले, फ्यूचर को बनाए अपने को जी। और ये हमारा मिशन है इससे रिगार्डिंग। जी योगेश जी, आप सदस्य हैं ग्राम पाठशाला के, इसी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कितना स्ट्रगल इसके लिए करना पड़ता है और आगे इसका मिशन क्या है, अभी किस तरीके से चल रहा है? अभी हमारा मिशन बहुत जोर शोरों पे चल रहा है। पीछे हमारी मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से भी हुई थी और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी इसमें हेल्प करेंगे और हरियाणा के हर गांव में लाइब्रेरी खोलेंगे। और हमने इसमें एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के साथ में एक MOU साइन किया है, जिसमें मेरठ यूनिवर्सिटी ने ये
के वाइस चांसलर मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि वो भी अपने स्टाफ और यूनिवर्सिटी की तरफ से हर गांव में लाइब्रेरी खोलने के लिए हमारी हेल्प करेंगी और हमारे साथ जाएंगे। और इस तरह से ये मिशन परवान चढ़ रहा है जी। और हमें उम्मीद है कि 2027 में हम पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में हर बच्चे को उसके गांव में ही लाइब्रेरी दे पाएंगे। ये हमारा मिशन है कि 30 अगस्त 2027 तक हर गांव में लाइब्रेरी हो। टेक्निकल शिक्षा की आप भी बात कर रहे थे, शिक्षा मंत्री भी अभी बात कर रहे थे, उसको लेकर आपने ग्राम पाठशाला के लिए क्या सोचा है? यस मैम, उसमें हमने ये सोचा है कि फिलहाल हम हर लाइब्रेरी में बच्चों को वाईफाई फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और बच्चे खुद अपना मोबाइल या लैपटॉप लेकर के यूट्यूब से या बहुत सारे कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस बच्चे अपने वहाँ पर बैठ करके अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं। और इसमें फ़िलहाल हमारा यही योगदान है और आगे हमने ये सोचा है कि जब मिशन बड़ा हो जाएगा और हमारे पास फंड उस तरह का अवेलेबल होगा तो हम लाइब्रेरीज़ में कंप्यूटर सिस्टम या इस तरह की सुविधाएं भी देनी शुरू कर देंगे। हमारी सभी लाइब्रेरी सारी फैसिलिटीज से लेस होती हैं, जैसे वाईफाई है, एसी है और सीसीटीवी कैमरा है। हमारी लाइब्रेरीज में ऐसा नहीं, हम रूटीन में वहाँ पर लोग बाहर से कोई शिक्षक और इस तरह से कोई अपॉइंट नहीं करते हैं। वो सब गांव की ही लाइब्रेरी, गांव के लोगों का ही पैसा, गांव के ही बच्चे, बस हमारा काम है मोटिवेट करना और वहाँ करके लोगों को कि भाई वो अपने गांव में लाइब्रेरी बनाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो शिक्षित लोग हैं और जो गवर्नमेंट जॉब्स या जैसे भी अपने लोग हैं वो अपने धन से और अपने गांव में ही एक लाइब्रेरी बनाएं जिससे आपके गांव का युवा पढ़ सके, उसको लाइब्रेरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। और जो स्कूल से आने के बाद जो टाइम होता है बच्चे के पास, वो घर पे इतना टाइम वो नहीं दे पाता है जितना लाइब्रेरी में बैठ करके वो कंसंट्रेट करके जो मैक्सिमम रिजल्ट्स वो दे सकता है और मैक्सिमम रिजल्ट दे सकता है। योगेश जी, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं और बहुत कुछ आप छात्रों के लिए कर रहे हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं उसी तरीके से क्या हरियाणा की सरकार से या फिर केंद्र सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कोई मांग करना चाहेंगे उस लाइब्रेरी के लिए, उन छात्रों के लिए जो कि वहाँ पर पढ़ते हैं और ग्रामीण जिनका पैसा वहाँ पर लगा है, कुछ मांग करेंगे आप केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से? मैम, केंद्र सरकार राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि ये मिशन, इस मिशन में हमारा सरकार सहयोग करे जिससे कि ये जो लाइब्रेरी का मिशन है ये हर गांव तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और युवा अपना भविष्य सुधार सके और अपना जीवन, उसका जो आने वाला समय है वो सुखमय व्यतीत हो। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, अगर शिक्षा होगी तो गरीब का बच्चा भी एक IAS ऑफिसर और टॉप मोस्ट पोजीशन तक जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी जानकारी भी दी है कि किस तरीके से लाइब्रेरी को चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज शिक्षक दिवस है और देश भर में इसको मनाया जा रहा है। देश भर के सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई भी हमारी तरफ से भी, क्योंकि शिक्षा को हर स्तर पर बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। प्राथमिक शिक्षा से लेकर प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में सार्थक कदम उठाने की दरकार है। दरअसल जो शिक्षा का ढांचा है कई तरह से ठीक किए जाने की भी जरूरत है, क्योंकि कई जगह अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। गुरुजी का जितना दायित्व है उतना ही छात्रों का और इससे ज्यादा सरकार और प्रशासन का। देश जिस तरह से प्रगति की ओर जा रहा है उसमें शिक्षा के विकास की गंभीरता से कदम उठाने होंगे। शिक्षा संस्थान मात्र कमाई का जरिया भर ना रहे। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।